बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं करामत मुग़ल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब सीनियर सहाफ़ी हैं सुहेल वड़ाई साहब। उन्होंने एक कॉलम लिखा है, खिलाड़ी का क्या करना है। इस कॉलम के बाद बहस का दायरा ही तब्दील हो गया। क्या वही तो नहीं होने वाला जिसका खदशा था? कराम मुगल साहब, जो कॉलम लिखा है ना, खिलाड़ी का क्या करना है, ये कॉलम बहुत सारे लोगों ने पढ़ लिया होगा। उस कॉलम के हवाले से गुफ्तगू सुन ली होगी, टॉक शोज़ में बात सुन ली होगी। असल सवाल वो नहीं है कि इस कॉलम में क्या लिखा है। असल बात यह है कि 22 नवंबर से 27 नवंबर के दरमियान आखिर ऐसा क्या हुआ। कुछ तो हुआ है। 22 नवंबर को यही सुहेल वड़ाई साहब थे और ये इलेक्शंस के हवाले से, पॉपुलैरिटी के हवाले से कामरान खान साहब के शो पे तज्जिया कर रहे थे। उस तज्जिए में, उस गुफ्तगू में और इस कॉलम में एक बहुत बड़ा फ़र्क मौजूद है। तो जाहिर है कि कुछ ना कुछ तो हुआ ना जिसने उनको उनका तज्जिया, ख़बर, राय उसको अपडेट करने पे मजबूर कर दिया। सही। कुछ तो ऐसा हुआ होगा। कहानी 9 वीडियोज़ की है और फिर नुसरत जावेद साहब का दावा है, पब्लिक टीवी पर उन्होंने किया और वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। और इस दौरान आपने देखा कि ये कॉलम, ये जहन में रखिएगा, ये कॉलम लिखा किस वक्त गया। पाकिस्तान से एक हाई पावर्ड डेलीगेशन यूएई में लैंड करता है। उसमें निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ भी मौजूद हैं, उसमें पंजाब के वज़ीर आला भी मौजूद हैं, दीगर अहम शख्सियात भी मौजूद हैं और चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ भी मौजूद है। और यूएई में मुलाकातें होती हैं और मुलाकातों के बाद एक वीडियो बयान जारी करते हैं काकड़ साहब, अपने ट्विटर अकाउंट पे पोस्ट भी करते हैं। उसमें वो बताते हैं कि अरब हार्ड डॉलर्स के MOUs साइन हो गए, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, याददाश्त के माहिदों पर दस्तखत हो गए और अरबों डॉलर की सरमायाकारी पाकिस्तान में आ रही है और पाकिस्तान के जो मुआशी मसाइल हैं, दिल दर हैं, वो दूर होने वाले हैं। सही। ये वो गुफ्तगू फरमाते हैं। अब आपको याद होगा कि जब ये काकड़ साहब की हुकूमत आ रही थी और वो सबसे ज़्यादा वीडियोस मेरा ख्याल है कि हमने इसके ऊपर की थी कि अगर पैसे आ गए तो फिर इलेक्शंस का क्या होगा, फिर मामलात का क्या होगा, काकड़ साहब क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या करने वाले हैं। और फिर उसमें एक हॉल्ट आया, पॉज आया और अब ये दौरे एक यूएई का और एक सऊदी अरब का। मैं अभी भी इस बात पे पुरयकीन हूँ कि जो इलेक्शंस का मंजरनामा बन रहा है ना, जो सूरत हाल बन रही है, उसमें अगर पैसा आ जाता है तो उस सूरत में एक ऐसा इलेक्शन करवाना कि जिसके नतीजे में मज़ीद अदम इस्तेहकाम हो, तो ये ज़्यादा लाइकली लगता है। लेकिन जो कॉलम लिखा है वो कॉलम बड़ा इंटरेस्टिंग है। पहले मैं आपको बताता हूँ, ज़रा गौर से सुने कि 22 नवंबर को दुनिया टीवी पर कामरान खान साहब के शो में यही सुहेल वड़ाई साहब क्या फरमा रहे थे। अच्छा, एक तो उन्होंने गुफ्तगू की, लंबी चौड़ी गुफ्तगू है, तो मैं थोड़े से रेलिवेंट पोर्शंस आपके सामने रख देता हूँ और जहाँ पे हर्फ ब हर्फ मैं बात कर रहा हूँ वो बता दूंगा। ये लुब्बे लुबाब है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो उन्होंने बात की कि नवाज शरीफ साहब की जो है वो इस्टेब्लिशमेंट से हमेशा लड़ाइयाँ होती रहती हैं और पहले तो सिर्फ दिफा का और ख़ारजा पॉलिसी का शोबा जो है उसके हवाले से फ़ैसले फ़ौज के पास थे, लेकिन अब तो मौशी मामलात भी उनके पास हैं। तो अब ये ज़्यादा लाइकली है कि मियाँ साहब की और इस्टेब्लिशमेंट की फ़ौज की लड़ाई होगी। अच्छा। हाँ, कुछ ना कुछ इस किस्म का होगा। तो कामरान खान साहब पूछते हैं तो क्या नवाज शरीफ साहब इसके लिए तैयार हैं कि शहबाज शरीफ के तो अच्छे ताल्लुकात हैं, अगर उनके नहीं हैं तो उन्हें आगे कर दें, खुद बाबाए नून लीग बन जाए, अच्छा। कायद नून लीग और कोई और काम करे, मतलब रिटायरमेंट ले लें सियासत से। उसके ऊपर सुहेल वड़ाई कहते हैं कि मेरे ख्याल में असल फार्मूला तो यही है कि नवाज शरीफ साल 1.5 साल के लिए वज़ीर आज़म रहना चाहते हैं। उसके बाद वो यही चाहते हैं कि मरियम या शहबाज शरीफ को ट्रांसफ़र कर दें पावर और ख़ुद सियासत से अलग हो जाएं या ऊपर सदर चले जाएं। मेरे ख्याल में फार्मूला उनके जहन में यही है। वो एक मरतबा वज़ीर आज़म बनकर विंडिकेट होना चाहते हैं और ये बताना चाहते हैं कि मेरे साथ बड़ी ज़्यादती हुई थी। अच्छा, इसके ऊपर जो है ना वो साथ ही कहते हैं कि नून लीग को अगर हुकूमत बनानी है, वो पूरा मंजरनामा खींचते हैं, तो उनको पीपल्स पार्टी का साथ लेना होगा, एक मखलूत हुकूमत इस किस्म की बनेगी। कामरान खान उनसे सवाल करते हैं कि आइंदा जो हुकूमत है वो उसकी हैयत क्या होगी, क्या उसकी शेप होगी। सुहेल वड़ाई कहते हैं देखें कामरान खान साहब, ना अभी कोई प्रॉपर सर्वे हुआ है, अब ये सुनते जाइएगा और फिर मैं आपको बताऊंगा कॉलम में वो क्या क्या है। कहते ना अभी कोई प्रॉपर सर्वे हुआ है, ना अभी कोई कैंडिडेट सामने आए हैं। पीटीआई का तो पता ही नहीं है कि कौन इलेक्शन लड़ेगा, नहीं लड़ सकेगा, लड़ सकेगा। लेकिन 2 थ्योरियां चल रही हैं। एक थ्योरी तो ये है कि पीटीआई इतनी डीमोरलाइज होगी कि इलेक्शन
नून लीग के लिए वन वे होगा, क्योंकि जो गैर मारूफ अफराद हैं उनको टिकट मिलेंगे और वो डीमोरलाइज होंगे, इलेक्शन में आएंगे नहीं आएंगे, वोटर बाहर निकलेगा नहीं निकलेगा, ये बहुत बड़े सवालात हैं। लेकिन दूसरी 5-10% थ्योरी ये भी चल रही है कि कहीं रिएक्टिव होकर लोग बाहर ना निकलें, पहले खामोश रहें और फिर इलेक्शन वाले दिन निकल आएँ। लेकिन जाहिर है इसमें वज़न कम है। अब ये है सुहेल वड़ाई साहब की राय कि इसमें वज़न कम है कि लोग बाहर नहीं निकलेंगे, पीटीआई के पास कैंडिडेट भी नहीं है, डीमोरलाइज भी है, और वो लड़ सकेंगे नहीं लड़ सकेंगे, तो बिल्कुल ही चांसेस ही नहीं है। ये था उनका मौक़िफ़ पीटीआई के हवाले से। साथ ही उन्होंने कहा क्योंकि 9 मई के बाद कोई बाहर नहीं निकला, जिससे ये जाहिर होता है कि पीटीआई का वोटर फेसबुक पर ट्विटर पर तो बहुत एक्टिव है, लेकिन मैदान में आने के लिए कोई तैयार नहीं है। तो इसलिए अगर थोड़ी सी और एफर्ट ज़्यादा हो गई यानी कि पीटीआई को रोकने की, तो नून लीग हो सकता है ज़्यादा सीटें जीत जाए पंजाब से। ये कहा सुहेल वड़ाई साहब ने। ये था 22 नवंबर को। मैं उस पर आने से पहले कि 27 नवंबर को जो उन्होंने खिलाड़ी का क्या करना है कॉलम लिखा है। आपने देखा होगा कि शेर अफजल मरवत वो वहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा, और वहाँ जो लोगों का आना है और जिस बड़ी तादाद में आना है, अब इसमें 2 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि जाहिर है कि ये प्लान हो रहा था दौरा गल्फ़ का, और मियाँ साहब जो हैं वो तो इस वक्त बिल्कुल जिसे कहते हैं ना कि इक़्तिदार के लिए कुछ भी करेगा, वो तो सूरत हाल पर आए हुए हैं। ही इज़ डेस्परेट, ही वॉन्ट्स टू बिकम प्राइम मिनिस्टर। नोटिफिकेशन कर दें, उठा के बिठा दें, रेड कारपेट, क्या क्या फरमाइशें करते हैं ना। तो जाहिर है कि उसको मैनेज करना, उसके लिए उसकी अरेंजमेंट करना वो आसान काम थोड़ी है। और जहाँ पर पीटीआई के ऊपर आपने हल्का सा हाथ जो है वो स्लो डाउन किया, वो आप खैबर पख्तूनख्वा में देखेंगे किस बड़ी तादाद में लोग निकले। सही। अब वहाँ पर एक सूरत हाल ये हो सकती थी पॉसिबिलिटी कि उनको बाय फोर्स रोका जाता, ना करने दिया जाता। अपर धीर में थोड़ा सा हुआ था, ठीक है, वो नहीं, वो थोड़ा बहुत, अब वो रोकने वाला और होता है और हल्का फुल्का डराने वाला और लेकिन लोग बहुत बनाने ज़्यादा वाला थे। और होता है। हाँ नहीं, लोग ज़्यादा थे। फिर खैबर पख्तूनख्वा इज़ डिफरेंट फ्रॉम पंजाब। Absolutely. ये भी एक अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए कि आप उनको, अगर वो आ रहे हो तो आप उनके साथ मैच जो है वो इस पुल पे डाल सकते हैं, अटक पुल पे बंद करके उसको पूरे लगा के कंटेनर, उसमें रेत भर के पूरी लेयर बिछा दें और फिर उसके बाद कोई वहाँ पे मैच डाले। जैसे खान साहब ने जब लॉकडाउन, इस्लामाबाद लॉकडाउन और उसका वो काम किया था 25 मई वाला, और जैसे फिर डंड शंड निकाले थे, तो आपको याद होगा। नहीं, वो जिसमें परवेज खटक क्रेन लेके आए थे, जी 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 जी, क्रेन लेकर आए थे और वो मूव वगैरह कर रहे थे। मैं उस वक्त की जब पनामा का केस नहीं लग रहा था और लग गया था। यस। अच्छा, अब ये हुआ और 9 वीडियोस उनकी बड़ी धूम मची। एक करक की थी, 4 सद्दा की थी, मर्दान की थी, खैबर की थी, दीर बाज़ार की थी, दीर जलसागाह की थी, करक बाज़ार की थी, सवात की थी और एबटाबाद की थी। इस 5 दिन के दौरान बहुत ज़्यादा तवातुर के साथ डिस्कस हुआ और लगा कुछ चल रहा है। लेकिन इंटरेस्टिंग वो बात है इस कॉलम के बाद जो नुसरत जावेद साहब का दावा है। लेकिन उस दौरान फिर ये आ जाता है कॉलम सामने, खिलाड़ी का क्या करना है, और ये फिर अब एक नई थ्योरी मार्केट में फेंक चुका है। 8 फरवरी के इलेक्शन के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि आपने ये बात बीवी से करनी है, टीवी पे नहीं करनी। और पूरा टीवी जो है वो इस कॉलम के बाद, और ये कॉलम, ये सारा बात ही वही कर रहा था कि अब 8 फरवरी को इलेक्शन होगा या नहीं। जो पत्थर पर लकीर थी। हाँ, जो पत्थर पर लकीर थे। खिलाड़ी का क्या करना है मैं ज़रा आपके सामने क्विकली रख दूँ, फिर नुसरत जावेद साहब ने बात जो की है, फिर मैं ऐड माई 2 सेंट्स। सुहेल वड़ाई साहब कहते हैं कि मुझे खिलाड़ी खान के अंदाज़े सियासत और जमहूरी शऊर से कभी इत्तफाक नहीं रहा। वो कभी दिली तौर पर मीडिया की आज़ादी, इंसानी हकूक़ की आज़ादी और औरतों के हकूक़ के कायल नहीं रहे। अच्छा, आगाज़ जाहिर है कि जिस तरीके से वो कर रहे हैं, अब क्वेश्चन ये है कि क्या वो मीडिया की आज़ादी, इंसानी हकूक़ की आज़ादी और औरतों के हकूक़ के कायल नून लीग के हैं या पीपल्स पार्टी के, किसके हैं? मतलब ये भी तो साथ में बता देना। अगर वो आप सिंगल आउट कर रहे हैं एक को, तो पिछले 2 साल में तो आप उस स्टेज पर चले गए हैं कि अगर पीटीआई के साथ आप मुवाजना करें, मुवाजना बनता ही नहीं है। संगतरों का जो है वो आम के साथ कैसे कंपैरिजन कर सकते हैं? वो ब्रीड ही डिफरेंट है। तो ये एक नई ब्रीड क्रिएट की है, ये जो नून लीग ने किया, जो ये सब कुछ हो रहा है ना, ये भी एक नेक्स्ट लेवल है। मतलब
आप इक़्तिदार की लालच में आप अपने दुश्मन को ज़ेर करने के लिए गिरते हैं, लेकिन जिस गहराई के ऊपर जाके मियाँ साहब गिरे हैं ना, मतलब आंखें बंद क्यों हैं यार आपको। अच्छा, इसमें एक जुमला बड़ा ज़बरदस्त लिखा था उन्होंने, सोहेल वड़ाइच साहब ने, वो फिर मियाँ साहब के लिए जो है ना वो एक सवाल बनता है बहुत बड़ा। बाहर आगे ये कहते हैं कि वो इख्तलाफात बर्दाश्त नहीं करते, अपोजिशन के साथ बैठने को तैयार नहीं, मुंतकमाना रवैये की वजह से अपोजिशन को कैद रखा। खिलाड़ी खान जब मुक़्तदरा के साथ एक सफ़े पर होते थे तो मैंने उस वक्त एक कॉलम ये कंपनी नहीं चलेगी लिखा था, जिस पर मुझे धमकियाँ मिली, ट्रोलिंग की गई, गालियों भरे फ़ोन आए, मेरे नाम से ट्रेंड बनाकर बुरा भला कहा गया, मीडिया के खिलाफ घेरा तंग करने के लिए मीर शकील रहमान को गिरफ़्तार किया गया। तो मैंने अत खुदादा वैर हमदा के उन्वान से कॉलम लिखकर खिलाड़ी खान को ख़बरदार किया था कि आप जो कुछ कर रहे हैं उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। खिलाड़ी खान ने इक़्तिदार के आखिरी दिन तक किसी की ना सुनी और फिर ये कंपनी ना चल सकी और अब अत खुदादा वैर वाली कहानी चल रही है। खिलाड़ी खान से सियासी इख्तलाफ के बावजूद मैंने कभी नफ़रत का जज्बा नहीं पाला। मैं समझता हूँ कि खिलाड़ी खान ने यूथ को गैर सियासी से सियासी बनाकर जमहूरियत का भला किया। उन्होंने मिडिल क्लास की ख्वाहिशों और जज्बात की बुनियाद पर सियासी जमात खड़ी की और बड़ी कोशिश और मेहनत से उसका बयानिया बनाया, जिसको बड़ी मकबूलियत मिली। सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया भर में आबाद पाकिस्तानी खिलाड़ी खान के बयानिए और सियासी मौक़िफ़ से इत्तफ़ाक़ करते हैं। मैं ये समझता हूँ कि एक बड़ी जमात के आदर्शों और ख्वाहिशों को कुचलना गलत बात है। मेरी जमहूरी तरबियत ये कहती है कि अपने मुखालिफ के जमहूरी हक़ के लिए भी उसी तरह जद्दोजहद करनी चाहिए जैसे अपने जमहूरी हक़ के लिए लड़ा जाता है। नाउ दिस गोज़ टू नवाज शरीफ साहब कि आप इस वक्त इस दौरान अगर आपके अंदर हल्की सी ग्रेस हो तो यू कैन पुट एन एंड टू दिस, बड़े आराम से आप ये कर सकते हैं। लेकिन नहीं, बदला लेना है और ये भी कहना है कि कोई ये ना कहे कि मैं बदला ले रहा हूँ, मैं इंतकाम ले रहा हूँ। यही मरीम नवाज साहिबा का यू आर डूइंग दिस, यानी कि झूठ बोला है तो कायम भी रहो उस पर ज़फ़र। आदमी को साहिब किरदार होना चाहिए, है ना, हैव द ऑडेसिटी, करें ना, एक्सेप्ट करेंगे हाँ हम कर रहे हैं, डंके की चोट पे कर रहे हैं। मतलब ये है कि आप पसे पर्दा साजिशों में, गंदी घटिया डर्टी खेलों में और पॉलिटिक्स में आप पढ़ें और सामने से दिखाने की कोशिश करेंगे यार हम तो बड़े सती सावित्री, हम तो बड़े पवित्र, हमारे से अच्छा तो कोई है ही नहीं, हम तो गंगा स्नान करके आए हैं, हम तो जमुना में टुबियाँ लगा रहे थे, हम तो कभी जोड़ भी नहीं निकल से रहेगी। अच्छा आगे वो कहते हैं कि मैं ये अच्छा ये हो चुका। फिर कहते हैं इसी दलील और शऊर की बुनियाद पर मैं बार बार ये कह चुका हूँ कि अहले सियासत और अहले बस्तो कुशाद ये सोचें कि खिलाड़ी खान का क्या करना है। इस मसले के हल किए बगैर सियासी बहरान से नहीं निकला जा सकता। सियासी बहरान की संगीनी अपनी जगह आज भी मौजूद है, लेकिन लग रहा है कि पाकिस्तान मौशी बहरान से निकलने की तरफ रवां दवा है। इस पैराग्राफ में शायर जो है वो ये बता रहा है कि नहीं, कि खान साहब जो है, जो इससे पहले वाला जुमला है कि खिलाड़ी खान का क्या करना है, इस मसले के हल के बगैर सियासी बहरान से नहीं निकला जा सकता। इस जुमले में शायर फरमाता है कि इमरान खान ख़तरनाक भी हो गया, असल ख़तरे, और इमरान खान इस वक्त भी जेल में पड़ा हुआ इमरान खान भी बहरहाल पाकिस्तान की एक बड़ी सियासी हकीकत है। आप इत्तफाक करें उसके मौक़िफ़ से, आप इख्तलाफ करें, बट ही इज़ द रियलिटी, द पॉलिटिकल रियलिटी इन पाकिस्तान। आगे वो कहते हैं कि गुज़श्ता रोज़ निगरान वज़ीर-ए-आज़म, चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ और पंजाब के वज़ीर आला समेत एक वफ़द खलीजी ममालिक के दौरे पर गया। उम्मीद ज़ाहिर की जा रही है कि 2 खलीजी ममालिक 20 से 25 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी करेंगे। अगर ये ऐलान सामने आ जाता है तो इसके बड़े वाज़े सियासी और मुआशी असरात होंगे। मुआशी तौर पर इससे डॉलर कमज़ोर और रुपया मजबूत होगा, स्टॉक मार्केट तेज़ होगी और मजमूई तौर पर पाकिस्तानी मईशत दबाव से निकलकर सेहतमंदी की तरफ चल पड़ेगी। अब यहाँ पर शायर जो है वो बुनियादी तौर पर इलेक्शन ना करवाने के फ़वाइद बयान कर रहे हैं। आगे चलते हैं। फिर वो ये कहते हैं कि माइंड का बंदा, फिर वो ये कहते हैं कि अफवाह ये भी है कि मईशत में बेहतरी के बाद फरवरी इलेक्शन में ताख़ीर हो सकती है, क्योंकि सोचा ये जा रहा है कि अगर फरवरी में इलेक्शन हो गया तो मुआशी बेहतरी में तो एक वक्ती वक्फा आ सकता है। कैसे? एक पाकिस्तान को पैसे मिलने ना, कोई भी मदद, 1.5 महीने में हमने पेरिस बन जाना है ना यार, माफ़ी दे दिया, वक्फा आ जाए।
ये भी कहा जा रहा है कि अभी तहरीक इंसाफ के सियासी उभार का मुकम्मल तदारुक नहीं हो सका। होना क्यों चाहिए, इनसे ये सवाल। नहीं नहीं, वो बता रहे हैं कि ये सोचा जा, नहीं, ही इज टॉकिंग अबाउट व्हाट्स गोइंग ऑन, जो डिस्कोर्स ये या कहीं पर गुफ्तगू चल रही है कुछ सर्कल्स में। आगे वो कहते हैं कि कहा जा रहा है कि इंतखाबात फरवरी से अगस्त सितंबर तक ले जाए जा सकते हैं। इंतखाबात की ताख़ीर के हवाले से फ़ैसला किया गया तो 2 रुकावटें सामने आ सकती हैं, पहली अदालती और दूसरी सियासी। सुनने में आया कि अभी तक अदालती रुकावट बरकरार है और उससे डील करने की कोशिश जारी है। सियासी रुकावट के हवाले से कहा जा रहा है कि पीडीएम की 2 बड़ी जमातों को इस ताख़ीर पर एतराज़ नहीं होगा। अच्छा, नून लीग और ये पीपल्स पार्टी हाँ, पीडीएम का वो अवॉइड कर देते हैं, हम तो पीडीएम का हिस्सा नहीं है, बट यहाँ पर ही मीन्स के जो पीडीएम की गवर्नमेंट थी, जी पीपल्स पार्टी और नून लीग। अब इसमें अगर आप जरदारी साहब का इंटरव्यू याद करें जिसमें वो बिलावल की कैंपेन को फुल स्टॉप लगाते हैं, तो अब इसमें एक कॉनोटेशन या एक अंडरस्टैंडिंग ये हो सकती है कि जरदारी साहब ने कहा होगा क्यों थक रहे हो भाई, फैसला तो हो चुका है, जलसे साड़ी भी उत्ते गल हो गई है। नहीं कि अगर अगस्त सितंबर में इलेक्शन होना है कब कैसे करोगे इतने जल्द, स्लो डाउन हो जो, इतने जल्द से कैसे करोगे। बहरहाल बिलावल के बारे में ये भी है, मेरे शो पे थे फैसल करीम गुड्डी, ये कह रहे हैं कि ये 30 नवंबर को यौम तासीस है पीपल्स पार्टी का, इज कमिंग बैक, और दिसंबर के फर्स्ट वीक से दोबारा जलसों का सिलसिला शुरू, बट लेट्स जस्ट सी कि इफ दैट हैपेंस और नॉट। आगे जनाब वो कहते हैं कि इन 2 को एतराज़ नहीं होगा। फिर कहते हैं यहाँ तक तो अफवाह थी, अब इस अफवाह का तज्ज़िया भी ज़रूरी है। अगर वाकई इंतखाबात मुलतवी हुए तो जमहूरी अनासर को शदीद मायूसी होगी। फाजिल जज साहिबान पहले ये सवाल उठा रहे हैं कि 90 दिन से ज़्यादा ताख़ीर की गई। उन्होंने 8 फरवरी को भी इस बड़ी मुश्किल से कबूल किया है, वो मज़ीद ताख़ीर कैसे कबूल कर सकेंगे। मुआशी बहरान से निकलने मुआशी बहरान से निकलने और ख़लीजी ममालिक से अरबों डॉलर मिलने की ख़बरें बड़ी खुशाइंद हैं, लेकिन ये याद रखना चाहिए कि मुआशी बहरान सियासी बहरान से जुड़ा हुआ है, और अगर हम मुआशी बहरान से निकल गए और सियासी बहरान बदस्तूर रहा तो मुल्क अदम इस्तेहकाम का शिकार ही रहेगा। यार पैसे ले लेते लो फिर गल्ला करना। अच्छा, अभी वहाँ एक तो ये कि वो ले एक पैसा जिसका वादा किया हो ना उस पर आप जाके चीज़ें नहीं खरीदते। पर कहते हैं कि दुनिया भर के ख्याली पैसे पे दुनिया भर के तरक्की याफ्ता और तरक्की पजीर ममालिक की खुशहाली का राज ये है कि अवामी हिमायत से देरपा मुआशी पॉलिसियाँ बनाई जाती हैं। अब ज़रूरत इस बात की कि पाकिस्तान की सियासी जमातें देरपा और दूररस मुआशी चार्टर पर मुत्तफ़िक हों, ताकि अगर कोई सियासी बहरान आ भी जाए तो उससे मईशत मुतासर ना हो। नून हो या पीपल्स पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम हो या पीडीएम की दूसरी जमातें, उन्हें अपने सियासी मफादात के साथ साथ अपने मुखालिफ खिलाड़ी खान के मुस्तकबिल के बारे में भी फ़ैसला करना होगा। उनका ये कहना कि मुक़तदरा और खिलाड़ी की आपस की लड़ाई है दुरुस्त मौक़िफ़ नहीं है, क्योंकि खिलाड़ी खान के साथ आम लोग भी हैं, एक बड़ी जमात भी है, उसके मुस्तकबिल पर सबको राय देनी चाहिए। यानी कि ये नहीं कि इस्टेब्लिशमेंट जाने और पीटीआई जाने आपस में निपटें, हम सिर्फ उस पर तेल गिराएंगे, उनके साथ एक बड़ी ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी आपको नज़र आ रही है। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ को भी सोचना चाहिए कि पाकिस्तान में सिर्फ मकबूलियत काफ़ी नहीं, कबूलियत भी ज़रूरी होती है। इसलिए वो फौरी तौर पर इंतखाबात के लिए अपनी पॉलिसी वज़ा करें और अपने सुलह पसंद लीडर्स को आगे करें, ताकि वो मुक़तदरा और दूसरी सियासी जमातों से मुज़ाकरात करके खिलाड़ी खान और तहरीक इंसाफ के लिए रास्ता खोलें। तहरीक इंसाफ को सियासी जमात बनकर सियासत करना होगी, अब वो ताकत में नहीं है, उसे इस बात का इदराक करना होगा और अपनी सियासत और पार्टी को बचाने के लिए ऐसे इक़दाम करने होंगे कि उसे कुछ ना कुछ कबूलियत तो हासिल हो जाए। ये था जनाब वो कुल मिला के कॉलम। नुसरत जावेद साहब, अच्छा ढेर सारे लोग, आदिल शाहजेब के पास फिर सुहेल वड़ाई साहब ने बीपर भी दिया, उनसे उनके प्रोग्राम में गुफ्तगू भी की। तकरीबन तमाम टॉक शोज़ में अगर डेडिकेटेड इस सब्जेक्ट पर बात नहीं हुई तो अलहदा से ज़रूर टॉपिक ऑफ द डिस्कशन ज़रूर था। हमने भी इसके ऊपर बात की, आगे आने वाली वीडियो में इंशाल्लाह उसके ऊपर भी तफसील रखेंगे। नुसरत जावेद साहब ने जो पब्लिक टीवी पर प्रोग्राम करते हैं, अदनान हैदर भी साथ होते हैं उनके, अदनान हैदर ने जो है वो शेव भी गिरा लिए, दाढ़ी मूँछें ख़त्म कर दी हैं। मशवरा दिया होगा नुसरत साहब ने? नहीं, नुसरत साहब का मशवरा नहीं होगा, ये जितना मैं जानता हूँ उन्हें, ये उनको लगा होगा कि शायद मैं वो स्मार्ट लगने के लिए ना। भारत
नुसरत जावेद साहब ने इस प्रोग्राम में इस कॉलम के रेफरेंस में, इस पैराए में बात करते हुए, इस टॉपिक के ऊपर बात करते हुए उन्होंने कहा कि ये जो केयर टेकर सेटअप है, और दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, और ऑब्वियसली फॉर ऑब्वियस रीजंस, ये तो हमने कहा था ना कि आदत हो जाती है भाई। मोहसिन नकवी साहब जो हैं, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, नहीं तो 4 महीने बाद, 8 महीने बाद, साल, वेन एवर, ही डज नॉट हैव अ कॉन्स्टिट्यूएंसी। एक तो ये कि वो सियासतदान नहीं है, दूसरा उनका कोई हल्का इंतखाब नहीं है, तीसरा ये कि जो कुछ वो कर चुके हैं, जितनी वो अपने लिए माशाल्लाह मोहब्बतें समेट चुके हैं, उसके बाद उनका चांस भी नहीं है कि अगर वो छलांग लगा के पॉलिटिक्स करके इलेक्शन लड़ें तो वो जीत भी जाएं। बट जस्ट इमेजिन, और अगर जीत जाएं तो कोई सियासी जमात उनको उठा के दोबारा इतना बड़ा मनसब के ऊपर बिठा दे। ये तो वन ऑफ था ना, आपने इतनी सर्विसेज दी एज ए मीडिया ओनर के आपको ये मिल गया, ठीक है। लेकिन ये तो एक फितरत है ना कि जब आपको इतनी बड़ी कुर्सी से, इस मनसब से सलूट लग बज रहे हैं जनाब, कब्रिस्तान में कारपेट बिछ रहे हैं, और क्या आपके लिए जनाब प्रोटोकॉल है, आप जीन्स पहन के जहाज़ से उतरते हैं, सामने वो जुब्बा पहने हुए पीएम ने भी जीन्स पहनी हुई, वो आपको जनाब आपको रिसीव करते हैं, तो एक तो टोल टैका तो है ना, उससे उतरना बड़ा मुश्किल काम। इक़्तिदार छोड़ना, आरिफ अलवी साहब को देखें ना, कैसा कॉम्प्रोमाइज़ करके बैठे हैं। वो भैया आपकी कब ख़त्म हो गई थी, या तो आपने कोई कुछ का काम किया होता ना, आपने कोई वेट कर रहे हैं कुछ करना ना, इस मसाइल के हल के लिए कुछ कर दिया होता, इलेक्शन का टाइम डेट सही अनाउंस कर दी होती, फायर फाइटिंग कर ली होती, सुलह करा दी होती, कोई मुज़ाकरात का सिलसिला करा दिया होता, किया आपने कुछ भी नहीं है। और बात यही अपेरेंटली लगती है कि यू आर जस्ट सेविंग योर स्किन। तो नुसरत साहब कहते हैं कि ये जो केयर टेकर सेटअप है, इसमें मरकज़ में भी और सूबे में भी कुछ लोग हैं जो बहुत मुतहर्रिक हैं, और आप जैसे अदनान हैदर को कहते हैं, उन इन्फ्लुएंशियल बंदों को कह रहे हैं कि लोगों को ज़रा ज़हनी तौर पर तैयार तो करें इसके लिए। इसमें अब मैं क्या बात बताऊं। नुसरत साहब कहते हैं ये बाकायदा एक्टिवली नुसरत साहब का दावा ये है, और नुसरत साहब आपको पता है कि उनके पास ये जो इन्फॉर्मेशन है ये 100% करेक्ट है। मैं भी इसको वेरीफाई 100% कर सकता हूँ कि ये जो आपका मरकज़ में और सूबे में केयर टेकर सेटअप बैठा हुआ है, इसमें लोग हैं वो जाना नहीं चाहते। कौन जाना चाहता है? तो उसके ऊपर अदनान हैदर कहते हैं नहीं, और आप कह रहे हैं कि निगरान हुकूमत ने कहा। तो नुसरत साहब कहते हैं निगरान हुकूमत में भी बैठे लोग, यानी दीगर भी हैं, निगरान हुकूमत के बाहर भी हैं। मैंने आपसे 2-3 बातें की हैं कि व्हील्स इनटू व्हील्स होते हैं, कि कहीं कुछ और कहानी चल रही होती है, प्लान A B C D E F, बड़े ढेर सारे प्लान। बहरहाल डिस्कोर्स तकरीबन बहुत ज़्यादा चेंज हो गया, और बड़ा इंटरेस्टिंग टाइम जो है ना, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का फेज़ एज ए जर्नलिस्ट जब आप कहते हैं ना, तो बड़ा हैरान कुन टाइम है। आप देखें कि कैसे कैसे शोबदे, कैसी कैसी कारीगरियाँ, कैसे कैसे जादूगरियाँ आप देखने को मिल रही हैं। यानी कि मैंने कल मेंशन किया था वो कामों की जलसे के हवाले से कि उस पर मोने सिलाही ने क्या तनकीद की। एंड कैन यू इमेजिन के इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के किसी बंदे ने नहीं, अता तारड़ ने आके डिफेंड किया है इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का तर्जुमान बन के, कि मोने सिलाही साहब जहाज़ पे अलीम खान और जहांगीर को तरीन को नहीं, तुम्हें बैठ के आना चाहिए अपने बाप के लिए और फलां फलां। ओ भाई वो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को कुछ कह रहा है, वो जहांगीर तरीन और तो मामा लगना बेच यार। ये जनाब अता तारड़ साहब के जनाब हम भी पड़े हैं राहों में, हम हमारे से हमारी मेरी लाश से गुजर के जाना, वही गालियाँ करना कि मेरी लाश से गुजर के जाओगे अगर अलीम खान और जहांगीर तरीन की तरफ मैली आंख से देखा तो अता तारड़ साहब कहते हैं कि मैं तुम्हारी आंखें फोड़ दूंगा। नहीं कुछ ज़्यादा हो गया हमारे लिए जनाब, मंजर ड्रामा चल रहा है। चलें, बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तजिए का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।